नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे ALP के द्वारा पूछे गए साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें कुल 20 क्वेश्चंस का हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, जो कि आज के वीडियो में हम लोग 13 अगस्त 2018 शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस शिफ्ट का देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। तो बताइए, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? द्रव में, ठोस में, हवा में या फिर निर्वात में? तो देखिए, ध्वनि जो है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, ध्वनि के निर्माण और प्रसार के लिए ठोस, द्रव या गैस जैसे माध्यमों की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ध्वनि जो है ठोस, द्रव और गैस माध्यम में ही यात्रा कर सकती है, यानी कि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्वस्थ मानव कान का लगभग जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मानव कान कितना तक का ध्वनि सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। तो बताइए, इनमें से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? चौक, संगमरमर, हीरा या फिर डोलोमाइट? तो देखिए, इसमें चौक, संगमरमर और डोलोमाइट कार्बन का संयुक्त रूप है, हीरा संयुक्त रूप नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है कि कार्बन तत्व प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और यह मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में मौजूद होते हैं। तो देख लीजिए कि मुक्त अवस्था में कौन कौन सा पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में कार्बन को हीरा और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि निम्न नियम किसने दिया था। यानी कि तत्वों के गुण जो है वो उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। यह नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने, मोसले ने, मेंडलीव ने या फिर डोबेराइनर ने? किन्होंने दिया था? तो मेंडलीव ने दिया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक करके सभी के नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, मेंडलीव के नियम क्या कहता है। तो मेंडलीव के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को यदि उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो उनके गुणधर्म की पुनरावृत्ति एक नियम क्रम में होती रहती है और समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित क्रम में मिलते हैं। ठीक है, ये था मेंडलीव के नियम। अब हम लोग जानते हैं कि डोबेराइनर के नियम में क्या कहा गया है। तो देखिए, डोबेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार जब रासायनिक समूहों के कुछ तत्व परमाणु द्रव्यमान बढ़ाने के लिए बनते हैं तो त्रिक या 3 तत्वों के समूह में प्राप्त करने के लिए समान रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, त्रिक के मध्य तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के अंक गणितीय माध्य के बराबर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में क्या बताया गया है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। न्यूलैंड्स ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों में विभाजित किया है। ठीक है, तो ये था न्यूलैंड्स के अष्टक नियम। अब हम लोग जानते हैं कि हेनरी मोसले के नियम क्या है। तो देखिए, हेनरी मोसले के नियम के अनुसार तत्वों के गुण जो है उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, हेनरी मोसले के नियम के अनुसार क्या होता है? तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है कि यदि एक डोबेराइनर त्रिक के पहले और तीसरे सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा? तो बताइए, दूसरा सदस्य कौन सा होगा? आयोडीन, सल्फर, कैल्शियम या फिर आर्सेनिक? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आवर्त सारणी के इतिहास में जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर ने 1817 में 3 तत्वों का त्रिक बनाया था जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ठीक है, इस नियम को ही क्या कहा गया है? इस नियम को ही डोबेराइनर का त्रिक नियम कहा गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? इसका द्रव्यमान संख्या होता है 30.9 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एंटीमनी, तो एंटीमनी का परमाणु संख्या कितना होता है? 51 होता है। तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 121.7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्या? तो देखिए, ये दोनों का, क्योंकि ये बोला था क्या कि फास्फोरस और एंटीमनी, तो ये दोनों को यहाँ पे क्या करिए,
ऐड कर लीजिए। तो दोनों को जब ऐड करिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 121.7 हो जाएगा। इसमें क्या करिए 30.9 ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा 9 7 16 का 6 हो जाएगा। एक यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो कितना हो गया 76.3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे त्रिक नियम में क्या बताया गया था कि पहला और तीसरा का जो औसत आएगा वो बीच वाला के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बीच में कौन था, आर्सेनिक था। तो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है क्या 33 होता है। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान लगभग 71 होता है। ठीक है, यानी कि 76 और 71 एक दूसरे के नियरेस्ट में है, लगभग औसत बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे आर्सेनिक इसका आंसर हो गया था सही। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि किसी विशिष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम डैश होनी चाहिए। ये किसी विशिष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होनी चाहिए, 1 सेकेंड, 10.1 सेकेंड, या फिर 10.2 सेकेंड, या फिर सिर्फ 2 सेकेंड। तो देखिए किसी विशिष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए, तो 1/10 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 0.1 सेकेंड होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए ध्वनि की अनुभूति हमारे कानों में लगभग 0.1 सेकेंड यानी कि 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है। एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल जो है वो 0.1 सेकेंड से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि एक विलियन जिसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो है वो 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है। तो बोलता है कि इसका pH कितना होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, या फिर 7 होगा। इसका pH कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 विलियन का pH मान जो है वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ या माइनस सांद्रता के विलोम के लघुगणक के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए pH में P का जर्मन में अर्थ क्या होता है, pH में P का जर्मन में अर्थ होता है पोटेंज। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है शक्ति। ठीक है, जान लीजिए कि pH का मतलब क्या होता है, तो pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और pH वैल्यू का खोज किसने किया था, ये भी जान लीजिए। pH वैल्यू का खोज किया था सोरेनसन ने किया था। ठीक है, किन्होंने किया था, सोरेनसन ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, कुर्सी हिलाना, हृदय गति करना, मुट्ठी बंद करना, या फिर वस्तु उठाना। तो देखिए यहाँ पे स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, तो कौन नहीं है, तो हृदय गति नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए कुर्सी हिलाना है, मुट्ठी बंद करना है, वस्तु उठाना है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों आप अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हृदय गति जो है स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, ये अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए जो गतिविधियाँ हमारे नियंत्रण में होती है वे हमारी इच्छा से होती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को स्वैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि देखिए चलना हो गया, दौड़ना हो गया, बैठना हो गया, ये सब क्या है, स्वैच्छिक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि ये अपने अनुसार काम करते हैं हम लोग। उसके बाद दूसरी ओर देखिए क्या है कि वे गतिविधियां जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है उनको क्या कहते हैं, उनको अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि सांस लेना हो गया, पाचन हो गया, दिल की धड़कन हो गया, आंखों का सजगता हो गया, तो ये सब क्या है, ये अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, ये बिना आपके चाहे ये फिर भी होते रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा डैश का योग होता है। तो बताइए यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है, स्थितिज ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का, या फिर रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का। यांत्रिक ऊर्जा योग होता है किसका, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा है क्या कि यांत्रिक ऊर्जा को किसी वस्तु के द्वारा उसकी स्थिति या उसकी गति के आधार पर कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। एक देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv² होता है। क्या होता है, 12 mv² होता है। ठीक है, जहाँ पर m क्या होता है, m वस्तु का द्रव्यमान होता है और v क्या होता है, वस्तु का वेग होता है। ठीक है, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है क्या, mgh होता है। ठीक है, जहाँ पे m यहाँ पे क्या होगा, m वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा, h क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा, और g क्या होगा, g जो होगा वो गुरुत्व त्वरण होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो बताइए कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, शक्ति, दाब, ऊर्जा, या फिर बल। तो देखिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण होता है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है या फिर विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा क्या होता है, जो अन्य वस्तुओं को हस्तांतरित किया जा सकता है या फिर विभिन्न रूप में उसको रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है,
देखिए पृथ्वी पर लगभग समस्त जीवन के लिए सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, मुख्यतः वह प्रकाश ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा और अवरक्त ऊर्जा छोड़ता है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता जो है उस वस्तु की ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा किस राशि में आता है? तो ऊर्जा अदिश राशि में आता है। ठीक है, और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या है कि दो या दो से अधिक तत्व मिलकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परमाणु, मूलक, यौगिक या फिर संयोजकता। तो देखिए दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि तत्व क्या होता है। तो देखिए तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो समान परमाणुओं या फिर अणुओं से मिलकर बना होता है तथा जिसमें एक ही परमाणु का केंद्र होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए मान लेते हैं कि ओजन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है, यानी कि O3 बनने के लिए एक ही प्रकार के ऑक्सीजन का यूज हुआ है। ठीक है, यानी कि O प्लस फिर O प्लस फिर O बना हुआ है, यानी कि 3 ऑक्सीजन बन के क्या बना? ओजन बन गया। तो ये क्या है? ये एक तत्व है। ठीक है, उसी प्रकार O2 में 2 ऑक्सीजन बना है जो कि एक ही अणु से मिलकर बना हुआ है। तो O2 भी क्या है? एक तत्व है। ठीक है, चलिए उसके बाद यौगिक के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो देखिए यौगिक जो है एक शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें समान परमाणु या अणु होते हैं तथा दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के परमाणु कोर एक साथ बंधे होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है। ठीक है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए 2 एलिमेंट का यूज हुआ है, एक कार्बन का और दूसरा ऑक्सीजन का, जो कि दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या है? फिक्स रेशियो में है। ठीक है, तो ये क्या है? ये यौगिक है। यानी कि यहाँ पे देखिए जल को बनाने के लिए 2 एलिमेंट का यूज हुआ, एक हाइड्रोजन का और दूसरा ऑक्सीजन का। ठीक है, लेकिन दोनों जो है एक फिक्स अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, तब जाकर के जल बना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यौगिक बनाने के लिए क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है, लेकिन एक फिक्स अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, तो वो यौगिक होता है। चलिए अब हम लोग मिश्रण के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। उन्हें अलग करने के लिए एक भौतिक साधनों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि देखिए नमक और पानी का घोल, चीनी और पानी का संयोजन, अलग अलग प्रकार के गैसों का संयोजन। तो ये सब उदाहरण है किसका? मिश्रण का। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या है? देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा उपकरण चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो बताइए इनमें से कौन सा उपकरण है जो चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? आमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेल या बैटरी या फिर वोल्ट मीटर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल या बैटरी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैटरी सेल के अलग अलग समूह से बनी होती है। ठीक है, बैटरी किससे बना होता है? तो अलग अलग सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये क्यों बना जाता है? तो विभवांतर पैदा करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेल एक एकल इकाई है जो बैटरी बनाती है। सेल एक समूह बैटरी बनाता है। दोनों सेल और साथ ही बैटरी चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे दिए गए परिपथ के माध्यम से धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या है कि कार्बन 12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो बताइए कार्बन 12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? 6.02 गुना 10⁻26 या फिर 60.20 गुना 10⁻26 या फिर 8.06 गुना 10⁻20 या फिर 6.02 गुना 10⁻23। देखिए क्या है कि मोल का मान शुद्ध कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है, जिसमें से देखिए 12 ग्राम यानी कि कार्बन 12 बराबर क्या होता है? 1 मोल होता है। ठीक है, जिसमें से कार्बन 12 बराबर 1 मोल कार्बन 12 परमाणु होता है। उसके बाद देखिए इसका वैल्यू कितना होता है? तो 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु होता है। देखिए एक होता है क्या? एक होता है अवोगैड्रो संख्या। क्या होता है? तो अवोगैड्रो संख्या क्या होता है? देखिए 1 मोल में कणों की संख्या को ही क्या कहते हैं? अवोगैड्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होता है? जिसका वैल्यू होता है कितना? 6.022 गुना 10⁻23 होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या है कि विराम की अवस्था से शुरू होने वाली ट्रेन 5 मिनट में 90 किलोमीटर पर घंटा का वेग पकड़ लेती है, यह मानते हुए कि त्वरण एक समान है। इस दौरान ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 1.5 किलोमीटर, 3.25 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर या फिर 3.75 किलोमीटर। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया गया था? यहाँ पे टाइम दिया था, उसके बाद वेग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना, यानी कि यहाँ पे गति का तीसरा समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि हम लोगों को इस फॉर्मूला में सेट करना होगा। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूला में सेट करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए? यहाँ पे प्रारंभिक वेग यानी कि प्रारंभिक वेग तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि U का मान तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए अंतिम वेग यानी कि V का मान भी दे दिया है। कितना दिया है? 90 किलोमीटर पर घंटा दे दिया है।
बाकी देखिए टाइम भी दे दिया है 5 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नहीं दिया है, यहाँ पे आपका देखिए त्वरण नहीं दिया, ठीक है। तो त्वरण कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले त्वरण निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है v माइनस u बटे टी होता है, ठीक है। तो देखिए त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u बटे टी होता है, ठीक है। जहाँ पे v कितना दिया था, v दिया था 90 दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो u था यानी प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था। उसके बाद t यानी कि टाइम कितना था, देखिए 5 मिनट है, इसको घंटा में बदलेगा तो कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/12 हो जाएगा, अरे 12 क्या होगा, ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 12 गुना 90 कितना हो जाएगा, 1080 यानी कि 1080 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि त्वरण का मान कितना हो गया, 1080 आ गया, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला बैठाई, फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला था ut प्लस हाफ AT² होता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो इसका 0 हो जाएगा क्योंकि u का मान 0 था। अब यहाँ पे इसको बैठाइए तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। त्वरण का मान कितना निकला था, 1080 निकला था, ठीक है। और t का मान कितना है, 1/12 था, 1/12 को 2 बार गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1/44 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको काट लीजिए, 2 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 540 बार में, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 का टेबल से काटिए, ये कितनी बार में कटेगा, 180 बार में। आगे कटेगा कटेगा 48 बार में, ठीक है। उसके बाद फिर 6 का टेबल से काट लीजिए, 6 का टेबल से कटेगा कितनी बार में, 8 बार में। आगे कटेगा कितनी बार में, 30 बार में, ठीक है। उसका फिर 2 का टेबल से काटिए, ये कटेगा 4 बार में, आगे कटेगा 15 बार में, ठीक है। अब 15 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3.75 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि बल समीकरण में F किसके बराबर होता है। बताइए बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है, F बराबर ma होता है, या फिर F बराबर mgh होता है, या फिर F बराबर mv होता है, या फिर F बराबर u प्लस at होता है। तो देखिए हम लोगों को पता होता है कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, ठीक है। यानी कि F बराबर ma होता है, तो यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जान लेते हैं कि बल क्या होता है। तो देखिए बल को धक्का देने या फिर खींचने की गति के रूप में परिभाषित किया गया है जो शरीर की गति को बदल देता है। यह एक बाहरी एजेंट होता है जिसे शरीर पर लगाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए कि बल को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है, एक होता है संपर्क बल, दूसरा होता है गैर संपर्क बल, ठीक है। देखिए कि बल क्या है, बल एक सदिश राशि है, इसीलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है। उसके बाद बल का समीकरण क्या होता है, तो बल का समीकरण अभी बताइए क्या होता है, F बराबर ma यानी कि बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा, ठीक है। जो क्या बताता है, जो बताता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है कि उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर अर्धसूत्र गुणसूत्र में जुड़े होते हैं। तो बताइए जिस पर अर्धसूत्र गुणसूत्र में जुड़े होते हैं, केंद्रिकाभ, गुणसूत्र बिंदु, तारककाय या फिर वंशाणु। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणसूत्र बिंदु, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल से जान लेते हैं। देखिए गुणसूत्र बिंदु क्या होता है, तो गुणसूत्र बिंदु जो है यह ऐसा बिंदु होता है जिस पर अर्धसूत्र गुणसूत्र में जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि तारककाय क्या होता है। तो देखिए तारककाय क्या होता है, यह कोशिका अंग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है और यह 2 तारक केंद्र से बना होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है कि एक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा डैश कहलाता है। तो बताइए एक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा क्या कहलाता है, केसर, पंखुड़ी, बाह्यदल या फिर अंडप। तो देखिए एक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा कहलाता है क्या कहलाता है, अंडप, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक फूल में 2 भाग होता है, एक होता है स्त्री केसर, एक होता है पुंकेसर, ठीक है। तो चलिए दोनों भागों के बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि स्त्री केसर क्या होता है। तो देखिए स्त्री केसर को मादा पुष्प भाग के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या क्या रहता है, इसमें अंडाशय, शैली और कलंक होता है जिसमें पराग होता है और ये सभी गाइनोकियम या महिला प्रजनन अंग के निर्माण में योगदान करते हैं। पुंकेसर क्या होता है, फूल के नर चक्र या फिर परत को सामूहिक रूप से पुंकेसर कहा जाता है जिसमें परागकोश और तंतु होते हैं। फूल के पुंकेसर पराग नर यौन कोशिका का उत्पादन करते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है कि निम्न में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो बताइए इनमें से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ और। देखिए क्या है कि पीने के पानी को जीवाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या फिर क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। कीटाणुओं को प्रभावी रूप से नष्ट करने के लिए उसमें क्लोरीन की अवशेष मात्रा को जानना अति आवश्यक हो जाता है। यदि क्लोरीन से जीवाणु रहित किए जल में अवशेष क्लोरीन की मात्रा पाई जाती है तो वह जल जीवाणु रहित हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है कि कार्बन के निम्न में से कौन से अपर रूप का उपयोग धातु कर्म में अपचायक कारक के रूप में किया जाता है।
तो बताइए कार्बन के निम्न में से कौन से अपर रूप का उपयोग धातु कर्म में अपचायक के कारक के रूप में करते हैं? कोक, कार्बन ब्लैक, चारकोल या फिर ग्रेफाइट? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कोक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए आखिर कोक कैसे बनता है तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए चूना पत्थर, चौक या फिर डोलोमाइट के घोल को गर्म करके कार्बन और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण बनाया जाता है, फिर कोक बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कोक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो कोक का उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में, कांच और ईंट बनाने के लिए और रासायनिक उद्योग में सुखाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो बिजली और ताप ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है। किसका उपयोग? कोक का उपयोग। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है कि उद्योग में उपयोग की जाने वाली शक्ति की इकाई क्या होता है? तो बताइए उद्योग में उपयोग की जाने वाली शक्ति क्या होता है? किलोवाट, वाट, जूल या फिर अश्वशक्ति? तो देखिए उद्योग में उपयोग की जाने वाली शक्ति होता है क्या? अश्वशक्ति होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए एक अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर लगभग कितना होता है? तो 746 वाट होता है। ठीक है, या फिर 0.746 किलोवाट के बराबर होता है, क्योंकि हम लोगों को पता होता है क्या कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद अश्वशक्ति को वाट में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो अश्वशक्ति को वाट में बदलने के लिए 746 से गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है कि कवक कोशिका भित्ति डैश से बनी होती है। तो बताइए कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? हेमीसेलुलोज से, सेलुलोज से, काइटिन से या फिर लिग्निन से? तो देखिए कवक कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? काइटिन से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल से जान लेते हैं। देखिए कवक कोशिका भित्ति काइटिन नामक कठोर जटिल शर्करा से बनी होती है। कोशिका भित्ति कवक की एक विशिष्ट संरचना होती है और मुख्य रूप से ग्लूकेन्स, काइटिन और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। प्रकृति में कई प्रकार के कवक पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रकार के कवक पाए जाते हैं प्रकृति में? चलिए जान लेते हैं। देखिए एक है ईस्ट है, जंग है, फफूंदी है, फफूंद है, मशरूम है। तो इनमें से मशरूम, मोल्ड और ईस्ट 3 प्रमुख श्रेणियों में आता है। ठीक है, तो बस इतना ही था। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले शिफ्ट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।